हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने फर्स्ट क्लास ली थी, हम कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हमने वो जो फर्स्ट क्लास ली थी, तो हमने उसमें काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि जो कि बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हमारे जो पहले वाले 2 क्वेश्चन भी रह गए थे, ठीक है ना, तो वो भी हम इसमें उसको हमने ऐड कर लिया है। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। हम एक एक करके सभी क्वेश्चन में जो सभी वर्ड हैं उनको अच्छे ढंग से समझेंगे कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसे नहीं। मतलब ये कि आपका एग्ज़ाम है, वहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपका जो सभी क्वेश्चन है वो अच्छे ढंग से वहाँ पर आपके अटैम्प्ट हो पाए। तो आपने क्या करना है, आपने हमारा साथ बनाए रखना है और हमें पूरा सपोर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा ये 8th और 9th क्वेश्चन वो रह गया था, मैं गलती से ऐड नहीं कर पाया था, अभी मैंने ऐड किए हैं तो हम इसको अब पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलन युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपने बताना क्या है कि भाई निम्नलिखित में से सही कौन सा है। मतलब ये कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन ऐसे ढूंढने होंगे जो कि गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसलेक्सिक लर्नर्स, ठीक है, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, पठन अक्षमता मतलब कि अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने की में कमी है, या फिर क्रिएटिव लर्नर हाइपर एक्टिव स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, ठीक है ना। तो मतलब कि जो सृजनात्मक अधिगम करता है वो क्या है, अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, या फिर अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स की हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई जो भी अवधारणात्मक कमी अधिगम करता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, या फिर हेयरिंग इम्पेयर्ड लर्नर कैन नॉट कम्प्रीहेंड एंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो भी यहाँ पर श्रव्य श्रुतिग्रस्त अधिगम करता है वो दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसमें हमने देखना है कि सही कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से सही आंसर कौन सा है और बाकी मैं बताऊंगा कि बाकी गलत क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे अगर हम यहाँ पर बात करें डिसलेक्सिया की, ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, डिसलेक्सिक। तो एक डिसलेक्सिया नाम का आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी होती है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे होते हैं वो पढ़ लिख नहीं पाते, ठीक है, मतलब कि वो पढ़ नहीं पाते। अगर पढ़ नहीं पाते तो वो लिखेंगे कैसे, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इसमें ये बताया हुआ है कि भाई डिसलेक्सिक लर्नर कौन से होते हैं, लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी। मतलब ये कि ये वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ये सही लिखा हुआ है। अगर आपने तारे जमीन पर जो वाली मूवी देखी होगी, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी बच्चा होता है उसको क्या था, उसको यही वाली आप कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी हुई थी, ठीक है ना, मतलब कि ये वाली उसको प्रॉब्लम थी। अगर उसको उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो उसमें ये भी बताया जाता है कि अगर बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बड़े बड़े अक्षरों में समझाया जाए तो वो बच्चा समझ जाता है, ठीक है ना, मतलब कि उसको ज़्यादा कुछ स्पेशल केयर की जरूरत होती है। तो अगर हम यहाँ पर डिसलेक्सिक लर्नर की बात करें तो ये इन्होंने सही लिखा हुआ है और हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें क्रिएटिव लर्नर्स की, तो क्रिएटिव लर्नर कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा भाई एक क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं और यहाँ पर स्लो लर्नर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो कौन होते हैं, मतलब कि वो कुछ नया करते हैं, ठीक है। नया करने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, तो अगर आपने उनसे पूछ लिया कि भाई आप पानी कहाँ से पीते हैं, ठीक है ना, तो पानी आता कहाँ से है, ठीक है। तो एक बच्चा होगा, उसने किताब में पढ़ा होगा कि भाई किताब हमारे नलके से आता है, ठीक है ना। तो उसने कह दिया कि भाई जो एक कन्वर्जेंट, ठीक है, यहाँ पर 2 थिंकिंग वाले आपको बच्चे देखने को मिल जाते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है यहाँ पर डाइवर्जेंट, ठीक है। तो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला जो बच्चा होता है वो कौन सा होता है, वो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रिएटिव लर्नर होगा वो क्या कहेगा कि भाई हम पानी पीते हैं, जो नलके से पानी आता है, बारिश का पानी भी आता है, नदियों में भी पानी होता है। मतलब ये कि वो एक क्वेश्चन का जवाब वो अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करेगा। बट अगर हम यहाँ पर बात करें जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला जो बच्चा होगा वो सिर्फ एक ही जवाब देगा, ठीक है। कौन सा जवाब देगा, जो किताबों में लिखा होगा, ठीक है ना। तो यही एक बात है कि भाई कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये फर्क होता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला ही क्रिएटिव बच्चा होता है। मतलब ये कि वो क्या करता है कि कुछ नया तरीके से कोई बात करने की कोशिश करता है, कुछ नए तरीके से, ठीक है ना। तो इसको भी यहाँ पर बड़े ही स्पेशल केयर की जरूरत होती है। बट इन्होंने लिखा क्या हुआ है कि भाई जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं
वो हाइपर एक्टिव, स्लो इन कंप्लीटिंग वर्क, मतलब ये कि जो अति सक्रिय होते हैं, मतलब कि वो भी कोई भी काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ठीक है ना। मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं कि भाई उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि भाई अगर कोई क्रिएटिव लर्नर है तो उसको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, या फिर वो क्लास में असक्रिय रूप से बैठा रहता है। यहाँ पर और भी कितने सारे यहाँ पर कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो तो फर्स्ट ही है, बट दूसरा ऑप्शन इस तरह से ये जो हो जाएगा गलत। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, मतलब ये कि जो हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर ये वाले वो बच्चे होते हैं अटेंशन डेफिसिट लर्नर, ADL। तो वो ये वाले बच्चे होते हैं कि जो अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते, ठीक है ना। मतलब ये कि अगर आप भी कभी बैठते होंगे, आपका कंसंट्रेशन नहीं लगता होगा पढ़ाई में, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, क्या पता आपका ध्यान कहीं और हो, है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा ध्यान नहीं होता। तो इसी तरह से ये वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये वही बच्चे होते हैं, कौन से, अटेंशन डेफिसिट लर्नर। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि हाई मोटिवेशन कैन सस्टेन अटेंशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि भाई उच्च अभिप्रेरणा होती है वो लंबे समय तक आपका जो है अटेंशन है वो बनाए रखती है। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें चौथे की, तो चौथा कैसे गलत है, इन्होंने लिखा है हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, मतलब ये कि जो बच्चे सुन नहीं सकते, कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जो सुनने वाले बच्चे हैं, मतलब कि श्रव गतिशिष्ट अधिगम करता, ठीक है, मतलब कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये बात कैसे हो सकती है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी जो ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो सुनने वाले का देखने वाले से क्या है ना, तो वो देखकर तो चीजें समझ ही सकता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा गलत, और उसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हो जाएगा सही। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे 9th क्वेश्चन पर, जो पहले रह गया था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन। तो अभी हमने डाइवर्जेंट सोल्यूशन की बात की थी, ठीक है ना, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट की। तो आप अब ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन से एकदम से ही मिलता जुलता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करें द एबिलिटी टू कम अप with original and divergent solution to a problem is a primary characteristics of, एक समस्या को मूल अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसके एक प्राथमिक विशेषता है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर कौन सा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है वो कौन से होते हैं, मतलब ये है कि उनको थोड़ी बहुत समस्या होती है यहाँ पर। तो इन्होंने यहाँ पर ये बात की है कि क्या डाइवर्जेंट सोल्यूशन वाले जो यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या कहा, पूछा हुआ है कि द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन, कि मतलब एक बच्चा है, ठीक है, वो अलग अलग एक ओरिजिनल या फिर जो डाइवर्जेंट सोल्यूशन लेकर आ रहा है टू अ प्रॉब्लम, किसी एक समस्या का, ठीक है ना। मतलब समस्या ऐसी वैसी नहीं, मतलब कि कोई भी आपने उनको क्वेश्चन दे दिया या फिर आपने उनको कोई डिफिकल्टी दे दी कि भाई अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आप क्या करेंगे, है ना। तो इसमें जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब कि जो भी बच्चा होगा उसकी विशेषता क्या होगी, इन्होंने ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या वो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर हम क्रिएटिव चिल्ड्रन इसका सही आंसर होगा। इसको डिस्कस करने से पहले हम बाकी वाले जो ऑप्शन है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि जो बच्चा जिसके पास लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, अधिगम, मतलब कि उसको कुछ भी पढ़ने में लिखने में समस्या हो रही है, वही ऐसे सोल्यूशन लेकर आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी गलत है। अगर हम यहाँ पर बात करें ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, ठीक है ना, अब ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्याजे की ना एक स्टेज है, ठीक है, प्याजे की अगर आप बात करें तो इसकी जो बच्चों के डेवलपमेंट की स्टेज है उसको कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 में। तो ये पहली वाली सेंसरी मोटर है, दूसरी वाली कौन सी है, यहाँ पर है प्री ऑपरेशनल के बाद कौन सी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, और यहाँ पर लास्ट वाली है फॉर्मर ऑपरेशनल। तो ये वाली जो सेंसरी मोटर है ये लगभग 0 से 2 साल के बीच में है। अगर हम यहाँ पर प्री ऑपरेशनल की बात करें तो ये 2 से 7 की है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करें तो ये कितनी है, 7 से 11 की है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें तो ये कितनी है, 11 के बाद वाली जितनी भी एजेस हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। तो किसी हम और लेक्चर में इसको बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि ये जो ईगोसेंट्रिक जो चिल्ड्रन है वो कौन सी इसके स्टेज में आता है, ठीक है ना। तो ये जो इसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 उम्र तक की, ठीक है ना, तो ये इसके बीच में आती है। अभी आप ये मत कहिएगा कि भाई इसको सारा एक्सप्लेन करें, तो अगर हम इसको सारा एक्सप्लेन करने लग
लग गए तो ये जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं कम से कम उसके जितनी भी टर्में आ गई हैं वो सभी की सभी क्लियर आपको कर दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन की बात हो रही थी, तो ईगोसेंट्रिक जो होता है मतलब कि ये 2 से 7 साल के बीच में आता है, ठीक है ना। तो इसमें बच्चा क्या होता है कि इसमें जो उसके खुद के विचार हैं और यहाँ पर जो बाकी लोगों के विचार हैं वो उनको उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ईगोसेंट्रिक चाइल्ड कहते हैं। मतलब ये कि बच्चे को लगता है कि भाई सभी उसी के हिसाब से सोच रहे हैं, ठीक है ना, सभी उसी के हिसाब से सोच रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्रिएटिव चिल्ड्रन इसका कैसे सही आंसर है। तो हमने अभी यहाँ पर ऑलरेडी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था कि जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो एक सोल्यूशन के एक ही प्रश्न के या फिर एक ही प्रॉब्लम के कितने सारे सोल्यूशन दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्रिएटिव चिल्ड्रन होगा, वो हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वो पहले वाले 2 क्वेश्चन तो हमने पहले मिस कर दिए थे, ये हमारा आज का मतलब कि 11th क्वेश्चन है हमारे इस सीरीज का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है कि भाई अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन डैश, की एक शिक्षक को विद्यार्थियों को, एक शिक्षक मतलब कि हम अब शिक्षक ही बनने वाले हैं ना, आप अभी शिक्षक ही बनेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी बात कही जा रही है कि भाई एक शिक्षक को विद्यार्थियों को भाई निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए डैश की बजाय। मतलब कि टीचर को कौन से काम को भाई बच्चों को टीचर के द्वारा कौन से काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कौन से काम की बजाय, ठीक है ना, कि कौन सा काम नहीं करना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए। तो इन्होंने यही पूछा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस गोल, ठीक है ना। तो प्रदर्शन लक्ष्य क्या होता है, मतलब कि सिर्फ आपने परफॉर्मेंस दिखानी है। और दूसरा क्या है, लर्निंग गोल्स, कि भाई इन्होंने कहा हुआ है कि भाई आपको परफॉर्मेंस दिखानी है रेदर देन लर्निंग गोल्स, की भी प्रदर्शन लक्ष्य दिखाना है अधिगम लक्ष्य की बजाय। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सही लग रहा है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भाई फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, ठीक है ना, कि मतलब कि असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, मतलब ये कि असफलता से बचने के लिए इन्होंने लक्ष्य बताया हुआ है कि फेलियर, अगर आपको लगता है कि भाई आप फेल हो जाएंगे तो आपने बच्चे को ये सिखाना है कि भाई आप कुछ भी हो जाए आप फेल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो क्या ये होगा, या फिर अंक लेने के लिए लक्ष्य, ठीक है, अंक लेने के लक्ष्य इसके बजाय, मतलब कि इसकी बात नहीं कही जा रही, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई जो मार्क सीकिंग गोल्स, ठीक है ना, मतलब ये कि इन्होंने मार्क सीकिंग की भी अंक लेने का लक्ष्य, अगर आप देखेंगे तो ये अंक लेने वाली बात ये तो बिल्कुल ही गलत कही जा रही है ना। अगर आप आजकल भी देखेंगे तो पेरेंट्स ज़्यादातर यही कहते हैं ना कि भाई अंक लेकर आओ ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई वो उसकी एलिजिबिलिटी पर ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है ना। मतलब कि भाई तुम एकेडमिक्स में कैसे हो, स्पोर्ट्स में कैसे हो, सिर्फ वो एकेडमिक्स की तरफ ही ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, मतलब कि इसके की बजाय, ठीक है, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स की बजाय किस पर ध्यान देते हैं, वो मार्क्स पर ध्यान देते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर तीसरे की बात करें, चौथे की सॉरी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, मतलब कि अधिगम लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपने यहाँ पर कितना सीखा है। तो ये वाला जो आप लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें क्या बात कही है कि भाई लर्निंग गोल्स होना चाहिए, कि भाई अधिगम लक्ष्य होना चाहिए बजाय प्रदर्शन गोल के, ठीक है ना। तो अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि भाई आपने सीखा क्या है, आप ये बताइए। परफॉर्मेंस, तो भाई परफॉर्मेंस आपने अच्छा दिखाना है, आपने याद किया कितना याद नहीं किया। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो आप यहाँ पर भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने क्या बात कही हुई है कि भाई आपने ना बस परफॉर्म अच्छा करना है, कि भले आपने सीखा कितना, ठीक है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 12 क्वेश्चन की, है ना। तो ये अभी हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपने इसमें सही आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, कि भाई अधिगम में
कह सकते हैं कि कौन सा आप देखेंगे कि सार्थक नहीं है। तो देखते हैं प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पूछा क्या है, नॉट लिखा हुआ है, और इन्होंने फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल के भी दोहराने एवं स्मरण करने का बढ़ावा देना, कि क्या आप बच्चे को रट्टाफिकेशन करवाएंगे। अगर हम यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को देखें तो यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, कि भाई उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना है। इनकरेजिंग मल्टीपल वे टू लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, कि भाई आप बच्चे को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि भाई आप ना किसी समस्या को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही विचार नहीं बल्कि आप अलग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब कि जो आपने पहले से ही याद किया हुआ है उसको क्या करना है कि भाई आपने मतलब कि कोई नई नॉलेज सीखी, ठीक है ना। अभी आपने देखा कि भाई ये कार कैसे चलानी है, तो अगर आपने कभी पीछे कभी क्या पता और चलाया हो उसी प्रकार का हो, ठीक है ना, तो आपको क्या कहा जाएगा कि भाई आप वो वाली जो प्रीवियस नॉलेज आपने सीखा है आप उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देखिए, ठीक है ना, मतलब कि उस वाली नॉलेज को कनेक्ट करके देखिए। तो इन ऑप्शन में से आपको तीनों ये सही लग रहे होंगे ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, कि भाई ये तीनों ही हमें बच्चे पर अगर मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग हमने प्रोवाइड करवानी है बच्चे को, तो इन तीनों पर हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट वाले ऑप्शन की, जिसमें कहा गया कि बच्चे को रट्टाफिकेशन करवानी है, ठीक है ना, तो हमने बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं करवानी, हमने बच्चे को क्या करना है, हमने बच्चे को अच्छे ढंग से सब चीजें समझानी है। उसको ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हाँ भी ये याद नहीं हो रहा चलो रट्टा लगा लो, ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा तो क्या था, पूछा तो यही था ना कि नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग में, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ऑप्शन नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि भाई हमने ना अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, मतलब कि परसों ही हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है, ठीक है ना। तो आपने इसमें से एग्जाम्पल बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका सही आंसर देखेंगे और एक बार हम फिर से एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में भी समझेंगे। तो मोटिवेशन को हिंदी में अभिप्रेरणा कहते हैं, तो इसका ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, कि भाई मुझे भाई बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है, जब भी मैं होमवर्क करता हूँ, जब भी मतलब कि जब भी मैं अपना घर का काम करता हूँ, इन्होंने करती हूँ लिखा है, तो भाई मुझे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि भाई डूइंग होमवर्क मेक मी अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट बेटर, कि भाई होमवर्क करने से ना कि जो भी कंसेप्ट होते हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, मैं अच्छे तरह से समझ पाती हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है मुझे अच्छे ढंग से समझ आ जाती है। अगर यहाँ पर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, कि भाई मैं अपना गृह कार्य सिर्फ इसलिए पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं, हमें मार्क्स देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, हमें मार्क्स देते हैं। अगर हम यहाँ पर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है कि आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, कि भाई मुझे ना अपना गृह कार्य करने में बड़ा ही मजा आता है, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे ना ऐसा इसलिए पसंद है क्योंकि ना इसमें करने में मुझे बहुत ही आनंद आता है, ठीक है ना। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को, सेकंड को और थर्ड को देखोगे तो इसमें एक ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन की बात की जा रही है, मतलब कि भाई अंदर से ही एक ना जॉय होता है जो, ठीक है ना, मतलब कि इंजॉयमेंट होती है, इसको इंजॉय किया जा रहा है। अगर आप इस थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड में क्या कहा जा रहा है कि भाई मुझे मार्क्स मिलेंगे इसलिए मैंने ये काम किया है। बट अगर आप यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें तो क्या इसको कुछ मिल रहा है, जो भी यहाँ पर बच्ची काम कर रही है इसको क्या यहाँ पर कोई अवार्ड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसको मार्क्स का लालच है, ठीक है, क्योंकि अभी मार्क्स के लालच क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दी थी, यहाँ पर पर्सन एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। तो यहाँ पर ए पर्सन फुटबॉल सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि इसको ट्रॉफी मिलनी है, और यहाँ पर बी पर्सन सिर्फ इसलिए फुटबॉल खेल रहा है क्योंकि इसको यहाँ पर खुशी मिल रही है, मजा आ रहा है खेलने में। तो बी वाले को क्या है, बी वाले की इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ए वाले की क्या है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक आप इसको एक ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई
जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, इसमें बच्चे को कुछ एक्सटर्नल अवार्ड मिलता है। मतलब कि आप क्लास में भी बच्चे को देखेंगे तो कहा जाता है कि भाई आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर बच्चे को, आपको ना पेन दिया जाएगा अगर जो भी यहाँ पर होमवर्क करके लाएगा, ठीक है। तो बच्चों को मजा होमवर्क करने में आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि उनको मजा आ रहा है इसलिए वो आपको करके दिखा रहे हैं। वो तो सिर्फ आपको इसलिए होमवर्क करके दिखाएंगे क्योंकि आप उनको पेन देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा सही। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, कि एक प्राइमरी क्लासरूम में जो टीचर होता है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स, तो मैंने आपको बताया था कि जहां ओनली वर्ड आ जाए ना तो वहां पर लिमिटेड चीजों को सीमित करने की बात कही जा रही है। तो आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बात बताई जा रही है कि नॉन एग्जाम्पल्स को आपने क्या करना है, गैर उदाहरण को आपने भाई सिर्फ वही देना है। किसको, जो भी आप प्राथमिक कक्षा का बच्चा होगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें गिव बोथ एग्जाम्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, कि भाई आपने एग्जाम्पल्स भी देनी है और यहाँ पर नॉन एग्जाम्पल्स भी देनी है, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। हम इस क्वेश्चन पर, हम इस ऑप्शन पर दोबारा आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीसरे चौथे को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, तो इन्होंने भी नॉट कर की बात कर दी, ठीक है ना। तो ये भी सीमित कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पर भी सिर्फ ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, कि सिर्फ आप उसको उदाहरण देंगे, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, तो इन्होंने थोड़ा सा एक वाइडर स्कोप की बात कही है। मतलब कि आप एग्जाम्पल्स भी देंगे बच्चों को और नॉन एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो एग्जाम्पल्स तो आपको पता है कि भाई उदाहरणें क्या होती हैं, नॉन एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। नॉन एग्जाम्पल्स कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स होती हैं जिनको इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ क्या किया जाता है, रिलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगर हम यहाँ पर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, कि भाई अर्थ निर्माण को आपने बढ़ावा देना है, तो इसमें से कौन सी रणनीति को जो होगी वो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। आपने मीनिंगफुल, आपने क्या करना है, लर्निंग को प्रमोट करना है क्लास में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, की सूचनाओं का संचरण। कि अगर आप पहले ऑप्शन को देखेंगे तो कितना नेगेटिव लग रहा है। तो क्या कह रहा है इन्होंने क्या कहा कि भाई आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये जो हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो आपको ऐसे सीधे सीधे भी तो बता सकता हूं कि भाई इसका ये आंसर है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बट नहीं, हम यहाँ पर चारों ऑप्शन को समझ रहे हैं, ठीक है। उसके कंटेक्स्ट में कुछ ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, कभी हमें अच्छे ढंग से चीजों को भाई समझ पाएं। बट अगर आप इसी ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सिर्फ हम सूचनाओं का संचरण करेंगे। मतलब ये कि बच्चे को हम समझाएंगे नहीं, बस जो भी हमने किताब में पढ़ा वो हम बच्चे को सीधा ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि दूसरे ऑप्शन का, यूजिंग पुनिटिव मेजर्स, मतलब कि दंडात्मक साधनों का प्रयोग करेंगे। दंडात्मक साधनों का भी आप समझ सकते हैं ना कि भी कैसे आप कुछ ऐसे साधनों का यूज करेंगे, मतलब कि ये भी कुछ गलत सा ही लग रहा है हमें, है ना। तो पुनिटिव मेजर्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गलत। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड की, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। तो अगर आप यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का अगर मतलब देखें तो यहाँ पर आप एक रूप, है ना, एक रूप मतलब कि यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म वर्ड हमने कुछ कल परसों ही हमने एक बार और डिस्कस भी किया था। भाई क्या आप सभी बच्चे को एक ही टेस्ट से हैंडल करना चाहेंगे, ठीक है ना। एक आपकी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा भी है, एक आप कह सकते हैं कि स्लो लर्नर भी है, ठीक है ना। तो आप क्या उन दोनों को सेम क्वेश्चन पूछेंगे। अब जो यहाँ पर स्लो लर्नर है उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, ठीक है, उसको थोड़े से आसान क्वेश्चन आते होंगे। जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर इंटेलिजेंट लर्नर है या फिर क्रिएटिव लर्नर है, क्या पता उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हों, आप उसको बिल्कुल ही आसान पूछ रहे हैं। तो आप ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का जो काम है ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था ना कि भाई इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होना चाहिए बच्चे को भी, अकेला अकेला जो भी बच्चा है उनके हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हमें उनको पर ध्यान देना चाहिए। तो जो अगर हम, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, थर्ड ऑप्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, कि भाई अंतन्वेषण एवं परिचर्चा। भाई इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आप एक्सप्लोर करने की बात कही गई है बच्चों की, कि भाई आप बच्चे को छोड़ देंगे, अब भाई वो नई नई चीजें सीखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी बात कही जा रही है। तो ये बिल्कुल आप देख पाएंगे कि इन तीनों
चारों ऑप्शन में से ये वाला बिल्कुल ही पॉजिटिव और एकदम बेस्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अगर आप मीनिंग मेकिंग, अगर आप पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहते हैं तो चौथा वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बात कही हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज की निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स की भाई लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कंसेप्ट मैप, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं के नक्शे बनाना, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, कभी उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, एक्सप्लेनिंग टू द पीर, हम उम्र या फिर सेल्फ क्वेश्चनिंग, स्वयं से प्रश्न करना। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर आपने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किया होगा तो आपको लगेगा कि यार एग्जाम में कौन सा लगा कर आए, तो आपको क्योंकि ये सारे ऑप्शन ही सही लग रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर आपने इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी को अपनाना है, मतलब कि आपने प्रभावी ढंग से अपने बच्चे को कोई चीज़ समझानी है, तो इनमें से कौन सी रणनीति आपको अपनानी चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो क्या ये पॉजिटिव लग रहा है कि भाई आप गोल सेट करेंगे। तो हमने ये पहले बात सीखी है ना कि भाई हम पहले गोल सेट करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है, तो इसको हम कर देंगे टिक। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन 2 को देखेंगे तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कंसेप्ट मैप। तो ये भी अच्छी बात है ना कि अगर आप मैप्स बना रहे हैं, चार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें बच्चा अच्छे ढंग से समझ पाएगा। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा सही कि संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। अगर आप यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की बात करें, ठीक है ना, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि भाई हमने क्या करना है, बच्चे को एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल देनी है। तो ये उस लिहाज से तो ये भी तो सही हुआ ना कि भाई इससे बच्चा अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सप्लेनिंग टू अ पीर, कि बच्चा अगर अपने हम उम्र के अगर अपने साथियों को ही कंसेप्ट को समझकर समझाने की कोशिश कर रहा है तो ये कुछ नया सीखने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा सही। अगर हम यहाँ पर बात करें सेल्फ क्वेश्चनिंग, तो सेल्फ क्वेश्चनिंग करना मतलब कि स्वयं से प्रश्न पूछना कि भाई ये काम, ये अगर हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या हमें फ्यूचर में ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, तो ये चीज़ हुई कैसे, तो ये भी तो अच्छी बात है ना। तो इस हिसाब से ये जो पांचों ऑप्शन हैं वो हो जाएंगे सही। तो अगर आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे तो थर्ड ऑप्शन में ये सभी सही बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वो हो जाएगा सही। तो ये भी बिल्कुल ही ये कह सकते हैं कि लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, तो हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट की हमने बात की थी। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होता है कि भाई जो भी संरचनात्मक ढांचे में क्या होता है कि जो भी बच्चा होता है वो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करता है, और यहाँ पर जो टीचर होता है वो भी उसको अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर एक साइलेंट एक्सपेक्टेटर होता है और वो उसको बाद में सही भी करता है कि भाई आप इसको थोड़ा सा और इस तरह से सही कर सकते थे, ठीक है ना। अब हम इसके ऑप्शन देखते हैं और इसका सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि टाबुल रासा और अ ब्लैंक सेट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस, कि इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो कोरी पटिया, कि भाई हमारा जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि भाई उसका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल ही ब्लैंक होता है। हम ही उसमें जो टीचर होते हैं वही उसकी जो लाइफ है हम उसको शेप करते हैं उसके एक्सपीरियंस के आधार पर। तो क्या ये सही है, या फिर अ पासिव बीइंग हु कैन बी शेप्ड एंड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, कि भाई एक निष्क्रिय प्राणी है ये, ठीक है ना। कौन सा भी कंस्ट्रक्टिव फ्रेम चाइल्ड क्या है कि भाई ये एक पासिव बीइंग है, कि भाई जिसको आप ये पता है ना कि एक्टिव और पासिव क्या होता है, तो ये पासिव बीइंग है। तो इसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग की मदद से हम इसको आकार में किसी भी में ढाला जा सकता है। तो क्या ये सही होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, कि क्या एक समस्या समाधान करने वाला एक तथा वैज्ञानिक अंतवेशक के रूप में है, या फिर मिनिएचर अडल्ट हु इज लेस देन अडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज कॉग्निशन एंड इमोशन, की भाई एक लघु व्यक्ति के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार संज्ञान संवेग के वयस्क की तुलना में कम है। तो अगर आप इसके ऑप्शन की बात करें तो सबसे आपने बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, की मतलब कि वो एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अंतवेषण के रूप में है। तो ये सही कैसे है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये वाला मैंने ऑप्शन जब पढ़े भी नहीं थे तो हमने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी ये कंस्ट्रक्टिव फ्रेम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम है, इसमें बच्चे को क्या कहा जाता है कि भाई ये अपनी नॉलेज
खुद क्रिएट करता है, मतलब कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रॉब्लम सॉल्व करके ये अपनी प्रॉब्लम्स को खुद क्रिएट करेगा और साइंटिफिक वे से क्या करेगा, ये अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो इसका इस हिसाब से ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी ऑप्शन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पासिव बीइंग, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट वाले ऑप्शन की, तो ये इसमें भी इन्होंने थोड़ी सी लिमिटेड बात कही हुई है, मतलब कि लघु व्यस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे कि आकार, संज्ञान, संवेग के व्यस्क के तुलना में कम है। अगर हम यहाँ पर बात करें टैबुल रासा की, तो ये एक टर्म थी, ठीक है, तो ये किनके द्वारा दी गई थी, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। टैबुल रासा मतलब कि वो एक कोरी पटिया है, ठीक है, मतलब बच्चे को हम उसके हिसाब से ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात जॉन लॉक ने कही थी, ठीक है ना, जॉन लॉक ही ने यहाँ पर ये वाली बात थी वो कही थी। अब हम चलते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पर। अ टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, कि भाई अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम के प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, कि भाई एक टीचर है तो टीचर की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो आप टीचर बनने वाले हैं ना, तो आपको ये क्वेश्चन तो आना चाहिए बिल्कुल ही। तो यहाँ पर अगर हम पैडागोजी की बात करें, तो पैडागोजी के अनुसार ये क्वेश्चन आप तो अपनी थिंकिंग बता देंगे कि भाई हम ये करते क्लास में, बट यहाँ पर पैडागोजी के हिसाब से आपको ये चलना पड़ता है, तभी तो आपसे ये सीटेट का एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑफ देयर ओन, कि भाई कक्षा को छोड़ देना चाहिए और बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए, ठीक है। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि भाई आप अपनी क्लास को छोड़ दें, जैसा वो करते हैं करते रहने दो। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि भाई इज टू सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, कि भाई एक सपोर्टिव होना चाहिए और यहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए हर एक ग्रुप को, कि भाई निगरानी करनी चाहिए कि अच्छा ये काम बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो अगर उसको सपोर्ट की जरूरत है तो आप उसको सपोर्ट भी करिए। तो क्या ये होना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 3 कि इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैड द ब्राइट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट, कि आप सिर्फ उसी ग्रुप को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, कि भाई जो भी यहाँ पर बच्चे होंगे होनहार होंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होंगे, मतलब कि आप सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देंगे। तो क्या ये सही होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की बात करें, इज टू साइलेंट स्पेक्टेटर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, कि भाई आप चुप करके क्लास में घूमते रहेंगे और देखते रहेंगे कि जो बच्चा करना चाहता है उसको करने दें। तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना। तो अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसको सही कैसे करेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर 4 और 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्राइट और यहाँ पर टैलेंटेड स्टूडेंट पर ध्यान देंगे तो ये भेदभाव नहीं होगा जो यहाँ पर स्लो लर्नर है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमने अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात की थी, तो वो क्या है, सपोर्टिव होना चाहिए। आप सपोर्टिव होंगे तभी तो आप बच्चे को क्या करेंगे, आप सभी बच्चे पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब हमारा 19वां क्वेश्चन कौन सा है कि चिल्ड्रन एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, मतलब कि जो बच्चा गलतियां करता है और यहाँ पर उसके मन में कुछ गलत धारणाएं बनी हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी धारणाएं हो सकती हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बात कही हुई है, ठीक है ना, कि यहाँ पर उसके मन में गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं कोई भी कंसेप्ट को लेकर, या फिर बच्चा गलतियां कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन बताया हुआ है कि आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टैकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि मतलब कि जो भी शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, मतलब कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक रुकावट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये उसमें एक बाधा है। तो क्या आप ऐसा समझते हैं कि भाई अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो वो उनके पढ़ाई में बाधा है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो शुड बी इग्नोर्ड, कि टीचर को क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तो ये भाई कैसी बात हुई, अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो आप उसको सही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है ना, और ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिग्निफाई दैट चिल्ड्रन कैपेबिलिटीज आर फार इन्फीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट, के भाई सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं, कि भाई ये जो बच्चे की जो कैपेबिलिटीज है वो क्या है, वो बहुत ही निम्न कोटि की है अडल्ट्स के मुकाबले। तो क्या ऐसा आप समझते हैं कि बच्चे का दिमाग काम नहीं करता क्या। तो ये बात तो बिल्कुल गलत कही हुई है ना, कि मतलब कि दिमाग तो सबका एक तरह से ही काम करता है ना। अब वो बात है, नॉलेज अलग है, बट अगर आप प्रोसेस की बात करें दिमाग की, ठीक है ना, अगर बच्चे को भूख लगती है तो वो नहीं कहता कि हाँ भी मुझे भूख लगी है, वयस्क को लगती है तो वयस्क भी कहता है, ठीक है ना। तो वो अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो कैपेबिलिटीज तो लगभग सेम ही होती है ना। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल ही गलत कही जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें 4th ऑप्शन की, आर अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की भाई ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पर बच्चा
बच्चे के मन में कोई सवाल ही पैदा नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कोई गलतियाँ कर ही नहीं रहा, तो वो बच्चा सीखेगा कैसे? अगर गलतियाँ कर रहा है, हमें कम से कम ये तो पता लगेगा ना कि हाँ भी ये सीखने की कोशिश कर रहा है, तभी तो गलतियाँ कर रहा है। अगर आप क्लास में बच्चे भी देखते होंगे तो कई बच्चे पूछते ही नहीं है, सिर हिला दिया, हाँ भी समझ आ गया, भी आ गया। और वहीं पर अगर कोई बच्चा खड़ा होकर पूछने लग जाए कि हाँ भाई सर ये कैसे हुआ, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ भी इसको आता ही नहीं है ना। तो ये हमें मेनली दर्शाने की कोशिश करता है कि बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगर हम ये बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे टू मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड, कि भाई पियाजे के अनुसार कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से यही सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्कीमास, इमेजेस, मेंटल मैप्स या फिर मेंटल टूल्स। तो आपने इसका सही आंसर बताना है। तो ये अगर आप इसका सही आंसर देखेंगे तो ये क्या है कि आपके ना कुछ जैसे कि आपके दिमाग में, ठीक है ना, तो क्या होता है कि कुछ ब्लॉक्स जैसे बने होते हैं, ठीक है। ब्लॉक्स मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर्स टाइप बना होता है जिसमें आप स्कीमा देखने को मिलते हैं कि जो आपकी सभी नॉलेज है वो वहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर यही है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। उम्मीद है आपको इस सेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।